नमस्कार, मैं हूँ विजेंद्र। आप देख रहे हैं द डायलॉग का खास शो। इस खास शो में आज हमारे बीच इस चौपाल पर खास मेहमान मौजूद हैं। हम आपकी मौजूदगी को नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आज मित्रों मैं परिचय कराऊँ अपने मेहमान का। तो यह जो मंच है, यह बहस का मंच नहीं है, यह विमर्श का मंच है। और ये मैं मानता हूँ कि बहस जो है निषेधात्मक होती है और विमर्श विधायक होता है, विमर्श सकारात्मक होता है। हम केवल बहस करने के लिए बहस नहीं करेंगे और इस आधी आबादी बल्कि मैं तो कहूँ कि पूरी आबादी को इस बहस, इस विमर्श से दिशा मिलेगी, इस अपेक्षा के साथ। ये विलंब हुआ है और विलंब तो होना ही है और जब आधी आबादी को इतने दिनों तक आप मौन रखेंगे, हाशिए से बाहर रखेंगे और विकास के बनते टापू से आप ढकिया करके उनको बाहर रखेंगे, तो निश्चित रूप से उनको सजने में, सँवरने में, बैठने में वक़्त लगेगा। इसलिए इसको तकनीकी नहीं बल्कि जो सनातन परंपरा रही है हमारी, जो नियति रही है, उसका हम शिकार हैं अभी। इसके लिए माफ़ी भी हम चाहते हैं। तो आज जी, आज मेहमान हमारे बीच में हैं संगीता गुप्ता जी। आप पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रही हैं, कलाकार हैं और मैंने आपको कला पर बोलते हुए सुना। आपने मुझे नहीं देखा लेकिन मुझे अभी भी आपकी आवाज़ मेरे मेरे ज़हन में उतरी हुई है और कला की इतनी पैनी और इतनी सूक्ष्म दृष्टि मैं सुना था पिछले कार्यक्रम में आपको, लेकिन ना तो परिचय हुआ, ना रिश्ता हुआ क्योंकि मानता हूँ कि रिकॉग्निशन एंड रिलेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स। ना मैं आपको रिकॉग्नाइज़ कर पाया, ना रिलेट कर पाया। लेकिन आज इट्स लक फॉर मी कि आप सामने में मौजूद हैं। आज आपसे मुझे सुनना है। तो मैं संगीता गुप्ता का स्वागत करता हूँ इस मंच पर। मंच पर मैं स्वागत करता हूँ श्रद्धा सुनील, जो प्रख्यात कवयित्री हैं और लेखिका हैं, समाजसेवी हैं, तमाम प्रकार के समाज जीवन की धारणा में अपने प्राणों की वर्तिका लगा करके निरंतर जल रही हैं। तो मैं श्रद्धा को बिल्कुल सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ इस मंच पर। मैं सलाम करता हूँ प्रियंका जो अभिनेत्री हैं और रंगमंच से जुड़ी हुई हैं, थिएटर की दुनिया आपकी अपनी दुनिया है। तो इस नायाब दुनिया में प्रियंका एक मिसला शख्सियत के नाते, कला प्रेमी के नाते आज हिंदुस्तान में छा रही है। मैं आपका इस मंच पर स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम के जो मेंटोर हैं, मैं तो केवल ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ हूँ। डिजाइन अरविंद ओझा जी का है। अरविंद ओझा जी दर्शकों को मैं बता दूं, पिछले कई वर्षों से मुझे लगता है कि 1.5 दशक से निजी तौर पर मैं जानता हूँ कि किस प्रकार से तमाम जीवन के सारे सुख के जितने आयाम हैं, सबको छोड़ करके कला और साहित्य के प्रति समर्पित और परमात्मा की जो सुंदर दुनिया है, इस सुंदर कायनात को और सुंदर बनाने के लिए, बचाने के लिए लगातार संघर्षरत हैं और मैं सबों को प्रणाम करता हूँ और मुझे लगता है कि आज बहस विमर्श बहुत अच्छा होगा और विद्वान लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं चाहूंगा कि मैं विषय प्रवेश करने के पहले अरविंद जी, ये जो मंच है मित्रों, ये बता दो कि लोक नायक जयप्रकाश जो कला संस्थान है, कला साहित्य संस्थान है और अरविंद उसके पूरे भारत के संयोजक हैं और खास करके ये जो संस्थान है लगातार कला और संस्कृति की दिशा में, साहित्य की दिशा में ये सक्रिय है पूरे देश में और एक प्रतिनिधि पहचान के रूप में आज ये संस्था खड़ी है। मुझे लगता है कि उस संस्था के कन्वेनर अरविंद ओझा जी मौजूद हैं। आखिर आपने कार्यक्रम का डिजाइन कैसे किया और कितने मेहमानों को आपने जोड़ा और कितने आने वाले थे? मुझे लगता है कार्यक्रम के बारे में संक्षेप में आप अपनी बात रखें। अरविंद जी, मैं जी, एक भूल बहुत बहुत जाऊंगा पहले, धन्यवाद। मैं एक परिचय, एक मेहमान जो सबसे मेरे खास मेहमान है वह है क्या कहते हैं, साधना। साधना हमारी मित्र हैं, सखा हैं और हमारी बहन भी है। तो इसलिए लगातार जो है इनकी इच्छा थी कि हम लोग जो है महिला सशक्तिकरण पर हम लोग बात करेंगे और खास करके कामकाजी महिला या घरेलू महिला या सामाजिक महिला। और अब तो मी टू और अब तो पुरुष भी मी टू के शिकार हैं। वह भी आज जो पत्नी प्रीत पतियों का समूह है वो भी कहता है कि मैं भी प्रताड़ित हूँ। तो मर्दों का भी मी टू चल रहा है। खैर ये सब डिबेट तो हम लोग का चलता रहेगा। फिलहाल मैं अरविंद जी से कहूंगा कि विषय के बारे में और संस्था के बारे में आप कुछ बताएं। जी अरविंद जी। सबसे पहले मैं हार्दिक अभिनंदन करना चाहूंगा अपने सारे सम्मानीय अतिथियों का, खासकर संगीता गुप्ता जी का, जो एक बहुत ही समर्थ कलाकार और ब्यूरोक्रेट तो रही ही हैं।
और कला जगत में, संस्कृति जगत में, साहित्य जगत में बहुत ही सार्थक रूप से क्रियाशील हैं। साथ में प्रियंका शर्मा जी जो मेरे मित्र हैं और बहुत ही सुंदर अभिनेत्री और रंगमंच निर्देशिका हैं। और इसके साथ ही श्रद्धा सुनील जी जो साहित्य जगत से आती हैं, बहुत ही अद्भुत कविताएं लिखती हैं। साधना जी जो हमारे प्रबंध निदेशक है हमारी संस्था की। तो मैं सबको इस मंच पे बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हमारी जो संस्था है, मैं बिल्कुल संक्षेप में बताऊंगा कि हमारी जो लोकनायक जयप्रकाश राष्ट्रीय कला और संस्कृति प्रतिष्ठान पिछले कुछ वर्षों से हम लोग कला संस्कृति के क्षेत्र में सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं। यह एक नवनिर्मित संस्था है और हम लोग कला और संस्कृति की जो नौ सांस्कृतिक विमर्श है, जो नौ दृष्टियां हैं, उनको लेकर हम कुछ कुछ प्रयोग करते रहते हैं और हम कोशिश करते हैं कि देश की जितनी सृजनात्मक शक्तियां हैं उनको हम एक मंच पे लाएं, उनसे हम मुखातिब हो, उनको सुने और हम अपने दृष्टि का विकास करें और एक सार्थक भविष्य के निर्माण में, नव निर्माण में, राष्ट्र के नव निर्माण में हम अपने हिस्से की जो भूमिका है, जो सहयोग है वो हम दे पाए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का जो विषय है महिला सशक्तिकरण, चिंतन और चुनौतियां, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी था क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश जी की जयंती 11 अक्टूबर को थी और उसी दिन हमने एक साप्ताहिक संवाद श्रृंखला की शुरुआत की है। संपूर्ण क्रांति पे हमने बहुत सारे विद्वानों को जोड़ा, उससे बातचीत हुई। आज देश की जो प्रमुख जो रचनाशील जो व्यक्तित्व हैं जो आज इस मंच पे हैं, आज महिला सशक्तिकरण के बारे में बात करेंगे, उनके अनेक जो आयाम हैं उनके बारे में बात करेंगे। और मैं चाहता हूं और मेरी कोशिश भी है कि ये जो विमर्श आज होगा इस मंच पे, उसकी जो ध्वनि है, उसका जो सौंदर्य है, उसकी जो गूंज है, आने वाले समय में एक सार्थक दिशा के रूप में, एक सार्थक विमर्श के रूप में पूरे भारतवर्ष में जाए। और इस श्रृंखला में और इस विषय को हम बार बार पुनरावृत्ति भी करते रहेंगे ताकि ये संवाद यहीं तक सीमित ना हो, इसको और अधिक हम विस्तार दे पाए। जी। अब मैं विषय को मैं आगे बढ़ाता हूँ। मित्रों, महिला सशक्तिकरण के सवाल हैं। आज कल मुझे लगता है कि 2 दिन मैं लगातार स्टूडियो में अपनी बात में कहता रहा हूँ कि कल रूप कुंवर की जो मौत हुई थी 37 साल पहले और उसको जिंदा जलाया गया और कितना घी जमा किया गया था और जोर-जोर से ढोल बजाए गए थे। वो 18 वर्ष की लड़की चिता पर राख हो गई थी राजस्थान में। 37 साल के बाद उस औरत को जलाने वाला जितने दरिंदा थे, सबको कोर्ट ने बरी कर दिया कल। कल शूर्पणखा की नाक कटी। शूर्पणखा का अपराध क्या था कि उन्होंने शादी की इच्छा जाहिर की। शूर्पणखा की नाक कटी। चुनौतियां दोनों तरफ है, सीता के सामने में भी है, सुष्मिता के सामने में भी है। और जब भी स्त्री बाजार की तरफ जाती है, मारीच मार्केट का ही पर्याय है। मारीच जिस तरह से चमकता हुआ नजर आ रहा था और सीता की चेतना जब बाजार की तरफ जा रही थी, जब भी बाजार की तरफ आपकी दृष्टि जाती है, उस चमक दमक में आप फंसते हैं, तो आपका स्वत्व हर लिया जाता है। आप रावण के शिकार हो जाते हैं। स्त्री सशक्तिकरण की दिशा और दशा, आप हाफ गर्लफ्रेंड की तरफ आप सशक्तिकरण की बात उठाना चाहती हैं। सिमोन दी बुआर को जो सेकंड सेक्स की बात करना चाहते हैं। आप तस्लीमा की आवाज को बुलंदी देना चाहते हैं। सीता की बात करना चाहते हैं। महिला सशक्तिकरण या पुरातन मूल्यों को सामने रख करके सशक्त होना चाहती हैं या नवीनतम मूल्यों को खड़ा करके आप सशक्त होना चाहती हैं। करना क्या है? और यह जो चीजें हैं, आप रिस्पॉन्ड करना चाहती हैं, रिएक्ट करना चाहती हैं। मर्दों के खिलाफ में युद्ध लड़ना चाहती हैं या आप अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ना चाहती हैं या अवधारणाओं के स्तर पर निश्चित रूप से पूरी दुनिया अवधारणाओं के शिकार है, लड़ना कहाँ चाहती है। पैदा होती, क्योंकि मैं कहता हूं कि स्त्रियां, आज तक स्त्रियां पैदा हुई नहीं है। स्त्रियां पैदा नहीं होती है, स्त्रियां बनाई जाती है। पैदा तो लड़की होती है, स्त्रियां बाद में बनाई जाती है उसको। पैदा होती हैं तो पालना से लेकर के, पालकी से लेकर के, पलंग से लेकर के,
कभी पिता की साया में, कभी पति की साया में, कभी पुत्र की साया में। हमारी कोई अपनी पहचान नहीं, हमारा कोई वजूद नहीं, हमारी अस्मिता की कोई बुनियाद नहीं। बहुत दर्दनाक, चाहे महादेवी जी हों, चाहे जितने भी बड़े-बड़े लोग, लेखिका बैठी हुई श्रद्धा जी बात रखेंगी। ये द्वंद है, ये 21वीं सदी कहा था किशोर पटनायक ने कि यह सदी पिछड़ों की होगी और शूद्रों की होगी। मुझे लगता है पूरे हिंदुस्तान की महिला उसी वंचना की मार झेल रही है। यह सदी कैसी सदी होगी? भारतीय समाज अवधारणाओं के स्तर पर बहुत बेहतरीन है। इतनी बेहतरीन अवधारणा, इतनी खूबसूरत अवधारणा दुनिया में कहीं नहीं है। शक्ति के लिए आप दुर्गा की आराधना करें और पैसा के लिए लक्ष्मी की आराधना करें और बुद्धि के लिए सरस्वती की आराधना करें, लेकिन काली, दुर्गा और सरस्वती की यह विरासत जो है, अबला कैसे हो गई है, उसको सबला होना चाहिए। बहुत तरह की बातें, हाइपोथेटिकल बातें कही जाती है। कन्या पूजन हमने देखा, लेकिन गर्भ में भी कन्या मारी जा रही हैं, रोज कन्या लूटी जा रही हैं, तबाही दुनिया एक है। हम भाषण के स्तर पर, शब्दों के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर इतने महान दिखते हैं, लेकिन जब अपने पाँव के नीचे की जमीन देखते हैं, बहुत खराब लगता है। हमारी संस्कृति मोर के पंख की तरह बहुत ही खूबसूरत एक इंद्रधनुषी छटा दिखाता है मयूर का नाच। जब मोर अपने पाँव को देखता है, तो बहुत निराश होता है कि हमारी बुनियाद कहाँ है। मुझे लगता है कि पूरी दुनिया में जो बहस है, उस बहस को हम लोग दिशा दे सकते हैं हिंदुस्तान में बैठ कर के। और मुझे लगता है कि मैं पहले साधना के पास में आना चाहता हूँ कि साधना लगातार आप विषय को लेकर के चर्चा करती रही हैं। यह महिला सशक्तिकरण यानी क्या? परचेजिंग कैपेसिटी को इजाद करना चाहती हैं। मैं आपके लिए सवाल छोड़ रहा हूँ। क्रय क्षमता का विकास चाहती हैं, स्वावलंबी होना चाहती हैं, पिता-पुत्र जो मर्द नामक जो मर्दवादी व्यवस्था है, इससे मुक्त होकर के स्वतंत्र होना चाहती हैं। आपको स्वतंत्रता अच्छी लगती है या स्वच्छंदता अच्छी लगती है? या स्वतंत्रता में यौन मुक्ति की तलाश भी है, चाहत भी है, मर्दों को चुनौती भी है, करना क्या चाहते हैं? स्त्री मुक्ति का मतलब क्या? स्त्री मुक्ति का मतलब बाजार की दास्तां है, क्योंकि जो मुक्ति है, जिस द्रौपदी को दुशासन नंगा नहीं कर सका, उस द्रौपदी को तो एक लिरिल साबुन नंगा कर दे रहा है। आप प्रीति जिंटा को देखिए, निर्वस्त्र होकर के कैसी नाचती नजर आ रही है। हम पागल हैं सोने की लंका जाने के लिए। हमारी बेटी सीता वो बेचैन है कि मुझे रावण अपने पास में रख रख ले, वह सुख मौज मिले, हम बाजार का हिस्सा हो। क्या चाहते हैं आपको? आपकी स्वतंत्रता की चाहत कैसी है? कहाँ जाना चाहती हैं? कितना मुक्त होना चाहती हैं? साधना जी। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगी, स्पेशली आपका, आपने इतना अच्छा आयोजन किया और ये नारी सशक्तिकरण जैसा टॉपिक जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उस पे आपने हम सब लोगों को जोड़ा और ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और मुझे लगता है इस टॉपिक पे लगातार विमर्श होने की आवश्यकता है। और मैं ज़्यादा बड़ी बातें नहीं करूँगी, मैं अपना मुख्यतः 3 बिंदुओं में अपनी बातों को स्पष्ट रखना चाहूँगी आपके समक्ष। पहला कि सशक्तिकरण क्या है ना? और दूसरा ये सशक्तिकरण की क्यों चाहिए फीमेल को? सशक्तिकरण की विचारधारा जो है इसमें क्यों चाहिए फीमेल को? प्लस आज की विचारधारा में कब से ये सशक्तिकरण की बातें होती आ रही हैं, बट अगर हम धरातल पे बात करें तो उसकी सच्चाई क्या है? मैं ये 3 पॉइंट आपके समक्ष रखना चाहती हूँ। और अगर अब हम बात करते हैं भारतीय समाज की जो दृष्टि है फीमेल को देखने की, वो स्पेशली 2 रही हैं हमारे। एक तो है कि हमारी जो मान्यताएं हैं, मतलब जो हमारे समाज की स्त्रियों को देखने की जो परंपराएं चली आ रही हैं, एक तो ये दृष्टि है, परंपराएं के अकॉर्डिंग हम देखते हैं। एक हमारी इतिहास की दृष्टि है फीमेल को देखने की। उसमें जो परंपराएं की दृष्टि है उसमें हम सीता को लेते हैं, द्रौपदी को लेते हैं, सावित्री को लेते हैं, है ना, मीरा को लेते हैं। और जो हमारी इतिहास की दृष्टि है उसमें हम लक्ष्मीबाई को लेते हैं और क्या कहते हैं ये लक्ष्मीबाई को लेते हैं, सरोजिनी नायडू को लेते हैं और क्या कहते हैं अभी लेटेस्ट उदाहरण किरण बेदी जी को लेते हैं। तो ये हमारे उदाहरण है। अभी हम विश्व मंच की बात नहीं करेंगे, विश्व मंच में हम समंद बोआ की बात नहीं करेंगे, हम जो हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं इन पे हम चर्चा करेंगे।
जो जहां तक ये नारी सशक्तिकरण की जो बात है, उसमें जो मेरा मानना है वो है समानता का अधिकार। फीमेल को समानता का अधिकार होना चाहिए, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो, चाहे वो ऑफिस में हो, या बेटा बेटी का वो हो, उसमें समानता होनी चाहिए। और सशक्तिकरण की जो विचार, मेरा दूसरा जो पॉइंट है उसको जो है, सशक्तिकरण क्यों चाहिए? सशक्तिकरण इसलिए चाहिए, इसमें स्वतंत्र चेतना का उसमें विकास होना चाहिए एक फीमेल के अंदर, ताकि वो क्या है, वो अपने आप को समझ सके कि उसका अधिकार क्या है, उसको समाज में किस तरह, क्या वो सिर्फ सौंदर्य है, क्या वो सिर्फ एक 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 रूढ़िवादी उस परंपरा में बंधे रहने के लिए उसकी खुद की कोई स्वतंत्रता नहीं है। एक ये है, और एक है कि आज की जो हमारी जो ये आज का धरातल है, उसकी समाज जो लास्ट पॉइंट है उसमें उसकी स्थिति क्या है नारी की, ये मेरे जो मेन पॉइंट है ये है। मैं इस पे अपने विचार अपने आपके सामने व्यक्त करती हूँ। जी साधना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आप कुछ बोलना चाह रही थी, और मैं फिर आपके पास लौट के आऊंगा, क्योंकि आपसे मैं चाहता हूं कि और बोलें, क्योंकि आपकी आवाज मुझे यह महत्वपूर्ण नहीं है कि भाषा कितनी प्यारी है, बोलना बहुत जरूरी है। मुझे आपका बोलना अच्छा लग रहा है। मैं सीधे तौर पर प्रियंका के पास में आना चाह रहा हूँ। प्रियंका, हम लोग गीत सुनते थे, तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। तो किरण जी, गाना हम लोग सुनते थे, लेकिन गाना का अर्थ नहीं समझ पा रहे थे कि गाना का अर्थ क्या है। अब यह है कि किरण कहती है कि हाँ, मेरे हाँ या ना का अर्थ है। अगर मैं ना कहूंगी तो ना ही होगा, हाँ कहूंगी तो हाँ होगा। ये जबरदस्ती नहीं है कि तू हाँ कर या ना कर, तू है मेरी किरण। किरण की अब नई अस्मिता सामने आई है। किरण की आवाज बुलंद हुई है। किरण की सहमति और असहमति अब मायने रख रही है। किरण अब मजबूत हुई है। प्रियंका कितनी मजबूती के साथ थिएटर की दुनिया में खड़ी है, रंगमंच की दुनिया में धमाल मचा रही है। और आपकी स्वतंत्रता, कितना स्वतंत्रता का उपयोग कर पाई है? क्या अब भी आप असुरक्षा बोध में जीती हैं, या और कुछ करना चाहती है प्रियंका? सबसे पहले तो सभी का धन्यवाद, सभी को प्रणाम। और बहुत वक्त जाया ना करते हुए सीधे मुद्दे पर आती हूँ। जैसे कि अभी आपने कहा कि हमें स्वतंत्रता और स्वच्छंदता की आवश्यकता क्यों है और वो क्यों जरूरी है, और क्या हम खुद से अभी जब हम बाहर निकलते हैं तो सहज और सुरक्षित महसूस कर पाते हैं या नहीं। अब जिस तरह के प्रोफेशन में मैं हूँ और बतौर लड़की जब हम आसपास चलते हैं, जिस समाज में हम घूमते हैं और जो भी हम व्यवहार करते हैं अपने आसपास, ये बात तो समझ में आती है कि दुनिया जितनी किताबों में हमें लगता है कि हमारे पास आजादी है, स्वच्छंदता है, उतनी अ, यथार्थ में नहीं है। तो अगर आप किसी एक कारपेंटर से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें ये काम चाहिए, तो अक्सर ऐसा हो जाता है कि वो देखते हैं कि लड़की डायरेक्टर है, निर्देशक है, तो वो हमारी बात को उतनी सीरियसली नहीं लेते हैं। वो या बोल देंगे कि किसी भैया को बुला दीजिए। और अगर वो ये नहीं बोलेंगे तो वो अपनी आंखों के इशारे से ये बता देंगे कि वो हमसे कम्युनिकेट नहीं करना चाहेंगे, वो मुझसे बात नहीं करना चाहेंगे, बल्कि मेरे बगल में खड़े हुए किसी एक जो मेरा ही असिस्टेंट है और वो मेल है, तो वो उससे बात करने में ज्यादा सहज महसूस करते हैं और वो उससे ज्यादा काम करवा पाते हैं। तो ये जो है ना कि स्वतंत्रता, स्वतंत्रता सिर्फ बाहर निकलने की या फिर आप क्या पहनना चाहते हैं, क्या खाना चाहते हैं, सिर्फ इसकी नहीं है। स्वतंत्रता इसकी भी है कि आपके विचारों को भी उतनी तवज्जो दी जाए जितनी किसी और व्यक्ति को दी जा सकती है। इसमें मैं सिर्फ मेल या फीमेल नहीं कहूंगी कि अगर मेरे पास कुछ भी कहने की आजादी है और मेरे पास ये एक पोस्ट है, मेरे पास एक जगह है जहां पर मैं अपने आप को व्यक्त कर सकती हूँ, तो मेरी बात को भी उतनी ही उसमें उतना हल्कापन ना लोगों को लगे, मेरी बात भी उतनी सहजता के साथ स्वीकार कर लेनी चाहिए, जो कि अमूमन लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं फीमेल हूँ, मेरा जेंडर जिसे हम कहते हैं कि वीकर सेक्स है। तो उस कारण से, और मुझे ये बहुत अजीब बात लगती है। तो मुझे आजादी सिर्फ इसलिए नहीं चाहिए कि मैं क्या पहनूंगी और क्या खाऊंगी और मेरी हाँ में हाँ है या ना में ना है। मैं जो कह रही हूँ मेरी बात को उतना समझ लिया जाए, उससे आगे या उससे कम ना माना जाए। तो मेरी बात सिर्फ वहां पर आके खत्म होती है कि हमारे पास कहने की भी आजादी है कि हम क्या कहना चाहते हैं और उसे वैसे ही लिया जाए। जी प्रियंका, एक तो बहुत बढ़िया कि जो एक स्त्री, हम लोग कभी कभी घर में देखते हैं
क्योंकि जब प्रतीकों का और प्रतिमानों का, बिंबों का जब चयन होता है प्रियंका, तो हम लोग माँ को देखते हैं कि ये प्रियंका जो है ना, ये मेरा बेटा है। तो भैया आप बेटा क्यों कहते हैं? बेटा से तुलना क्यों कर रहे हैं मेरी? हाँ, यह मेरा बेटा है और बेटा कहते प्रियंका को, लेकिन किसी माँ को अपने बेटा को यह कहते हुए नहीं सुना, यह मेरी बेटी जैसी है। हाँ, बेटी अभी भी तुलना के केंद्र में नहीं है। तमाम प्रतीक जो है, वह जो अच्छा अब देखिए राजनीति में इसका कारण भी तो यही है कि हमने समाज में पुरुष को एक ऐसी जगह दे दी है जहां पर वो ज्यादा सम्माननीय है हमारे लिए। हमें जी, और जब हम बड़े हो रहे होते हैं या जब हम अपने जीवन में काम करने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम वो सम्मान चाहते हैं अपने जीवन में। वो अथॉरिटी, वो जगह हम भी चाहते हैं कि हमें जी, वो स्पेस दिया जा सके, वो विश्वास हम पर भी हमारे माँ-बाप जताएं जब हम बाहर निकले तो हमारे लिए डेडलाइन ना हो कि 5 बजे घर लौट आना या सूरज जी, ढलने के बाद बाहर मत रहना जी, या जी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जब ट्रैवल करो तो बताते रहना कहाँ जा रहे हो, कब आओगे, कितने बजे जी, पहुंचोगे, किसके साथ में हो। लड़कों से ये प्रश्न नहीं किए जाते। तो सवाल ये नहीं है कि हमारी सुरक्षा, हम कितने सुरक्षित हैं या नहीं। ये जो बार-बार प्रश्न लगाया जाता है ना, जो संदेह रखा जाता है, वो चाहे हम पर ना होता हो, शायद समाज के कारण ही होता हो, लेकिन उसके बावजूद वो लगता है कि प्रश्न वो हमारे ऊपर ही लग रहा है। ये जो बंधन है वो हमारे ऊपर ही है कि हमें बार-बार लोगों को रिपोर्ट करना है कि हम कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या कर रहे हैं, जी, किसके साथ जी, हैं, कब तक वापस लौटेंगे, क्या खाया, कोई अननोन आदमी तो हमारे साथ नहीं है। तो शायद ये सारे जो एक प्रश्न हैं और जो अथॉरिटी जी, आदमी के पास हमें हमेशा से नजर आती है, तो लड़की जब जब वो कमाने लगती है, जब वो काम करने लगती है, तो वो अथॉरिटी वो चाहती है, वो सम्मान चाहती है, वो आजादी चाहती है, वो जगह चाहती है और चाहती है कि मैं जी, भी उसकी जैसे बनूं। और इस चक्कर में वो हर वो चीज करती है जो आदमी अपने जीवन में गलत कर रहा होता है। तो वो जी। प्रतिस्पर्धा में कई बार हम ऐसी चीजें करने लगते हैं जो शायद बुनियादी रूप से खराब है, और क्योंकि पुरुष करता है और कूल लगता है तो हम कूल लगना चाहते हैं और हम उसे जी। अपनाने लगते हैं। तो एक प्रियंका मुझे लगता है कि एक बात क्योंकि जिस मैं अभी आऊँगा श्रद्धा जी के पास में, प्रियंका एक बात और है कि जो बाज़ार में स्त्री आज भी कमोडिटीज़ बनने के लिए जितनी स्त्रियाँ बेचैन हैं, क्योंकि उनको मस्त-मस्त चीज़ बनना है। चीज़ मतलब वस्तु, चीज़ मतलब इकाई, एक मतलब एक पदार्थ है, वस्तु है। इसके पास कोई आत्मा नहीं है, कोई एहसास नहीं है, हमको मस्त-मस्त चीज़ बनना है। तो ये जो नई आधुनिक लड़कियाँ हैं, जो एंड्रॉयड जनरेशन की लड़कियाँ हैं, जो रियलिटी से निकल कर के रील की दुनिया में नाचती-गाती जो है दुनिया है, चमकती हुई दुनिया है, इसमें सब मस्त-मस्त चीज़ बनना चाहती है। तो एक प्रियंका, एक अभिनेत्री, एक डायरेक्टर, वो क्या कहना चाहती है कि तुम ईश्वर की एक स्वतंत्र जीवमान और अस्मिता से भरी हुई इकाई हो। क्या यह संदेश क्या बाज़ार में वस्तु के रूप में कन्वर्ट हो जाना और देह को भी पूँजी के रूप में इस्तेमाल करना, क्योंकि आप देखते होंगे मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता लेकिन यह है कि लड़कियाँ की ललक बढ़ी है कि हम बाज़ार की दास्तां को स्वीकार कर लें। एक प्रश्न आपसे है, अब मैं छोटा-सा प्रश्न छोड़ करके तब मैं आपके पास आऊँगा। एक प्रश्न और है, जब आपने कहा कि मैं निकलती हूँ तो रोक-टोक होता है। मुझे लगता है प्रियंका कि कुछ दास्तां बड़ी प्यारी लगती है जब पतंग किसी डोर से बंधी होती है तो तब तक बहुत सुंदर लगता है, पतंग को देखना अच्छा लगता है। लेकिन जब डोर से टूट जाने के बाद, जब पतंग स्वतंत्र हो जाता है, तो पतंग को भी भरोसा नहीं होता है कि मैं कहाँ गिरूँगी, किसके हाथ में गिरूँगी, किस झाड़ी में, किस कटीली पत्थर पे मैं टकरा के मर जाऊँगी। कभी-कभी नहीं लगता है केयर करना, देखभाल करना अच्छी बात है, उसको दास्ताँ क्यों मानती है? ये 2 छोटे प्रश्नों के बाद उत्तर दीजिए, तब मैं श्रद्धा जी के पास जी, आऊँगा। जी, जहाँ जहाँ पर आपने ये बात की ना, मुझे लगता है कि संबंध में और बंधन में फ़र्क है। संबंध सबको अच्छे लगते हैं, हर कोई वापस कहीं जाने के बाद वापस घर लौट कर आना चाहता है। लेकिन जब वो बंधन बन जाता है, तब समस्या आती है और बंधन किसी को पसंद नहीं होता। बंधन में तो वो चीज़ जो आप खुद से करना चाहते हैं और आपके ऊपर कोई पाबंदी लगा दी जाए, तो आपको वो करने का मन नहीं करता। और अगर आप थोड़े से भी रिबेल हैं, तो फिर अगर और आप अगर विचार कर सकते हैं, तो आपके अंदर ये इच्छा होगी जहाँ पर आप प्रश्न करेंगे, आप चुनौती देंगे कि क्यों करूँ मैं ऐसा? क्यों जाऊँ मैं ऐसा? मैं क्यों आपको बताऊँ? फिर एक समय के बाद आपको समझ में आता है कि नहीं, इसका कारण ये है। और मुझे लगता है कि जो आप जिस जिस तरह के परिवेश से हम लोग आते हैं, वहाँ पर ये हम एक समय के बाद सीख भी जाते हैं कि हम लगातार जूझ रहे हैं और आपके पेरेंट्स को पता है कि अगर हमारा बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, हमारी लड़की घर से बाहर निकल रही है, तो हो सकता है दुनिया में उसे ऐसे लोगों का सामना करना पड़े जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी।
और एक समय के बाद जब उन्हें लगता है कि अच्छा इसने अपने जीवन का 30 साल 35 साल बिता लिए हैं, उसके बाद वो प्रश्न अपने आप खत्म होने लगते हैं। चिंता अपने आप उतनी नहीं रहती जितनी 18 या 16 वर्ष में रही है, तो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। और समस्या किसी संबंध से नहीं है। मुझे हमेशा ये लगता है कि ये सबसे अच्छी बात है कि कोई आपसे पूछ रहा है, आपके पास ये सहूलियत है कि आप किसी को बता सकते हैं कि मैं इतने बजे आऊंगा, और जब आप इतने बजे ना पहुंचे तो कोई एक फोन कॉल आ जाएगा कि तुम कहाँ हो और किस हाल में हो। ये तो हुई संबंध की बात, लेकिन जब वो बंधन बन जाता है तब वो समस्या हो जाती है। अब आइए आपके दूसरे प्रश्न की बात थी। प्रश्न था कि क्यों औरतें अपने आप की अपनी देह का जो व्यापार है वो करने के लिए तैयार हैं, कुछ इसी तरह का प्रश्न है। जो बाजार के अंदर क्या क्या जो स्त्री आजकल हर माता पिता अपनी बच्ची को लेकर के जाते हैं कि किस तरह से तुम परफॉर्म करो, एयर होस्टेज बन जाओ, रिसेप्शन पर बैठो, कितना बस आज जितनी लड़कियां आज मॉड होती है, लाडली उनकी, बाप को भी अच्छा लगने लग गया है। तो क्या भारत का बाप बदल गया है? क्या अपनी बेटी को अल्ट्रा मॉड बनाकर के हर बाप रखना चाहता है? अब तो स्कूल में जाने के बाद भी बहुत सारे सुरक्षा के बहुत सारे उपाय करके दे दिए जा रहे हैं कि बेटी स्कूल जा रही हो तो पराठा के साथ साथ में और गर्भ निरोधक गोली भी साथ लेके जाना। क्या लगता है कि माता पिता बदल रहे हैं? पर अगर हम इसे देखें कि समाज में ऐसी स्त्रियां जिसे हम सो कॉल्ड आज की स्त्री कह रहे हैं, ऐसी स्वच्छंद स्त्रियां तो पहले भी हुआ करती थी। अभी आपने कहा शूर्पणखा की बात, उसने क्या किया था? उसने सिर्फ अपना एक प्रेम प्रस्ताव रखा था, शायद गलत तरीके से रखा था, वैसे नहीं रखना चाहिए था, लेकिन उसने रखा था और उसके साथ, और आज तक हम उसे एक नेगेटिव कैरेक्टर के तौर पर देखते हैं। सीता को जब हम बात करते हैं तो हम उसे बहुत हम बहुत सम्मान करते हैं, उनका हाथ जोड़ते हैं, पैर छूते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक साड़ी में लिपटी हुई है, उनका एक अपना आचरण है, उनके अपने विचार हैं। लेकिन शूर्पणखा क्योंकि एक बोल्ड कैरेक्टर है, हम उसे उस तरह से नहीं देखते, हम उसे नेगेटिव कैरेक्टर के रूप में देखते हैं। और आज भी अगर कोई भी महिला अगर थोड़ी बोल्ड है, उसको हम शूर्पणखा बोल देते हैं कि बड़ी शूर्पणखा जैसी है, बहुत तेज है, तर्रार है, अपनी बात कह सकती है। तो ये तो हमारे यहाँ हमेशा से होता आया है, ये कोई आज की बात नहीं है। अब क्योंकि बाजारवाद बहुत ज्यादा हो गया है, औरतों को पता है बाजार में क्या चलता है और आदमियों को भी पता है। ये कोई औरतें अपने आप जाकर अपने लिए नहीं कर रही हैं, ये आदमियों को बहुत अच्छे से पता है कौन सी चीज को इस्तेमाल करना है और कौन सी चीज को इस्तेमाल नहीं करना है। वो ऐसी स्त्रियों को आगे आने ही नहीं देंगे, और अगर आएंगी भी तो उनको कह दिया जाता है। मैं वैसे बहुत सारी औरतों को जानती हूँ जो बोल्ड हैं, जो स्मार्ट हैं, जो अपनी बात कह सकती हैं, उनको तो कहा जाता है कि ये तो बहुत आदमी जैसी है, इसके अंदर लड़कीपना नहीं है। लड़कीपना मतलब क्या है? बहुत सबमिसिव हो, जो बिल्कुल आपकी बात मान ले, कोमल सी हो, और आपको स्वीकार ही नहीं किया जाएगा। तो आदमी ये बड़े अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं कि अच्छा इसके अंदर से हम क्या ले सकते हैं, इसे बाजार में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, इसको एड में कैसे डाला जा सकता है। और अगर आप हमारी बहुत सारी किताबें उठाकर देखिए तो ऐसे बहुत सारे हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स भी आपको मिल जाएंगे जहां पर बहुत डायरेक्ट नहीं लेकिन इनडायरेक्ट रूप में औरतों का व्यापार ही किया जा रहा है। मैं एक नाटक करती हूँ, ध्रुव स्वामिनी, जयशंकर प्रसाद जी का लिखा हुआ नाटक है। उसमें ध्रुव स्वामिनी बोलती है कि जब उसको जीत लिया गया तो उसके पिता ने उसे दान के तौर पर दे दिया समुद्रगुप्त को, एक बेटे के लिए। और क्योंकि बेटा पहले चंद्रगुप्त बनने वाला था और फिर बाद में पता लगा कि क्योंकि पिता की मृत्यु हो गई तो चंद्रगुप्त ने कहा कि नहीं नहीं, मेरा जो बड़ा, अब क्योंकि पूरा राज्य और साम्राज्य और जो संपत्ति है, सो कॉल्ड संपत्ति है, वो अब क्योंकि परंपरा इस तरह की, वो बड़े बेटे को मिलेगी, तो वो बड़े बेटे के पास जाने लगती है कि नहीं नहीं, मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करूंगा। हालांकि इसके साथ रिश्ता तय हुआ है चंद्रगुप्त के साथ, लेकिन वो किसको दे देता है? वो बोलता है कि तुम रामगुप्त के पास जाओ, जैसे वो कोई प्रॉपर्टी है जिसके साथ संबंध हुआ। संपत्ति क्योंकि दान में दी गई तो पहले पिता ने दान में दे दी, उसके बाद जिस पति के साथ उसका संबंध स्थापित हुआ उसने दान में दे दी दूसरे पति को, क्योंकि वो राजा बन गया है। और जब आक्रमण किया गया उस पर तो रामगुप्त ने उसे दान में देने की इच्छा जाहिर की किसी शकराज को। तो ये तो प्रॉपर्टी की तरह, जैसे जैसे संपत्ति आप दान में देते ना कि तुम ले लो, अच्छा तुम्हारे पास होगी तुम ले लो, तो ये तो चलता आया। उसको हमेशा यही बताया गया कि तुम एक प्रॉपर्टी ही हो। प्रियंका, मैं आपके पास फिर आऊंगा, बहुत सवाल आपने छोड़ा है। मुझे लगता है कि मैं श्रद्धा जी के पास में आ रहा हूँ, और मैं तो श्रद्धा जी को जिस रूप में लेखिका हैं और उसी रेंज से मैं बात करना चाहता हूँ कि श्रद्धा जी जो भी दृष्टि अभी विकसित हुई, मुझे लगता है कि दोष हमारी दृष्टि में है, दोष सृष्टि में नहीं है। क्योंकि अगर हमारे भीतर राग होता है ना तो लड़कियां आगे रागिनी दिखती है,
अगर मोह दिखता है, वह वह मोहिनी दिखती है। अगर हमारे भीतर जी, अगर हमारे भीतर काम होता है तो कामनी दिखती है। ये परसेप्शन का खेल है कि हम देखते क्या है स्त्री को, हम किस रूप में देखते हैं। तो श्रद्धा जी अभी जो बहस चली है, आगे एक लेखिका के नाते क्या कहना चाहती है और कैसे सशक्तिकरण की आवाज को और आगे बढ़ाना चाहती है? सभी साथियों का अभिनंदन करती हूँ। जहां तक स्त्री की मुक्ति की बात है, सशक्तिकरण की बात है, तो तार्किक दृष्टि से और वैज्ञानिक दृष्टि से अगर जितना भी समझा देखा है मैंने अब तक, मुझे एक ही बात समझ में आई है कि स्त्री को मुक्त होने की जरूरत नहीं है, सशक्त होने की जरूरत नहीं है। वो सशक्त है, वो मुक्त है। सबसे पहले तो ये मिसकंसेप्शन हमारे अंदर जो है, जो गलत अवधारणा बसी हुई है कि उसे होना है, होना नहीं है। स्त्री सशक्त है, वह मुक्त है। उसको नर्चर ही ऐसा उस पे आरोपित किया गया है कि वो ऐसा सोचने लगी है कि वो मुक्त नहीं है, वो सशक्त नहीं है, उसे सशक्त होने की जरूरत है। तो ये जितनी भी बातें हुई हैं, सार रूप में यही समझ में आता है कि ऐसा सब क्रिएशन किया गया है, उस पर वो लेयर्स डाली गई हैं, जिससे कि ये सारा का सारा हमारा समाज और हमारा परिवेश ऐसा बनता सदियों से चला आया है। लेकिन सारी लेयर्स हटाने के बाद अगर हम मूलतः अंतर जाकर देखते हैं, तो ना तो मस्तिष्क के स्तर पर पुरुष और स्त्री के मस्तिष्क में कहीं कोई टेक्निकली कहीं कोई अंतर नहीं है। सोचने समझने की क्षमता और सारी चीजों को देखा जाए तो जैसा दिमाग पुरुष का मस्तिष्क है वैसा ही स्त्री का है। आत्मा के तत्व पर अगर हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर भी अहम ब्रह्मास्मि के लिए पुरुष और स्त्री का भेद नहीं है। वो तत्व, वो आत्म तत्व हो चाहे बौद्धिक हो, स्त्री पुरुष इक्वल है। तो सारा आरोपित किया हुआ जो इतने वर्षों से, इतने हजारों वर्षों से जो लेयर्स चढ़ी हुई है, और उसके भ्रम में, उस माया में, उसमें उलझा हुआ जो मानव मन है, स्त्री भूल को मनुष्य समझा ही नहीं गया सबसे पहले तो। जी। तो आज स्त्री की जो लड़ाई है, जितनी भी कविताएं, जितने भी विमर्श, जितनी भी चीजें, इवन मैं भी जब लिखती हूँ तो मुझ पर जब आरोपित किया जाता है कि मैं स्त्रीवादी कविताएं लिखती हूँ, हाँ, स्त्रीवादी कविताएं पढ़ने के बाद समझ में आता है कि वो स्त्रीवादी ही लिख जाती हूँ। लिखते समय मुझे बिल्कुल ख्याल नहीं होता कि मैं स्त्री हूँ, कौन सा जेंडर, सभी चीजों से मुक्त भाव से कोई अनुभूति के तहत कोई कविता लिखने में बैठती हूँ। लेकिन वो लिखने के बाद वो स्त्रीवाद ही होता है उसमें। क्यों? क्योंकि हम इतने बंध गए हैं, वो चेतन में इतना समा गया है वो स्त्रीत्व कि तुम स्त्री हो, तुम औरत हो, तुम्हें ये करना, ये नहीं करना, ये करना, वो नहीं करना। इतने बंधनों से, इतने चीजों से जकड़ा गया है। लेकिन फिर भी बार बार मैं यही लौटकर यही कहना चाहती हूँ केंद्र में कि स्त्री पुरुष जैसा कुछ नहीं है, मनुष्य मनुष्य है सिर्फ। जी। लेकिन श्रद्धा जी, आप जो जिस परंपरा की बात, विरासत की बात कर रहे हैं कि मैं एक बात ये कर रहा था कि बहुत आपने बात कही कि स्त्री अबला नहीं है, वो सबला है। यह तो श्रद्धा जी बात कर रही है, लेकिन जो वस्तुगत यथार्थ है, ये श्रद्धा जी का आत्मगत यथार्थ हो सकता है, लेकिन जो वस्तुगत यथार्थ है, आर्थिक जगत से मैं जब देखता हूँ कितने ब्यूरोक्रेट स्त्रियां हैं, कितनी राजनेता स्त्रियां हैं, फिल्मों में कितनी हैं, कितने कारपोरेट हैं, आखिर आधी आबादी की जिसके जितने हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, यह जो बात है। तो भागीदारी का जो जहां तक सवाल है कि निश्चित रूप से स्त्रियां घर में ही कैद रहेंगी, उसके बाद और भी चीजें बहुत तरह की बातें हो रही है। मुझे लगता है कि श्रद्धा जी, आप श्रद्धा से ही बात करेंगी वह कि जो संवेदनाओं का क्षरण है, अर्थ खोते शब्द का जो यह संधि काल है, तमाम अर्थ भटक गए हैं। तो अब जो स्थिति यह है कि तमाम लोग जब पास स्त्री पुरुष बैठते हैं, जो स्पर्श है, जो छुअन है, एक छुअन का भी ज्ञान ठूठ टहनियों को भी पता है कि छुअन क्या होता है। बरसात में रख दे, पानी में डुबो के रख दे, हवा चला दे ठंडी, तब भी उसमें कुछ नहीं होता है। लेकिन कामराज बसंत जब उसको छूता है तो उस ठूठ टहनियों से भी किसले निकल जाता है। तो एक छुअन का ज्ञान, एक स्पर्श का ज्ञान उस ठूठ टहनियों को भी है, आदमी को नहीं है। स्त्रियां और पुरुष के बीच जो यह दूरी बनी हुई है,
आप कह रही हैं ताकतवर है, लेकिन बहुत बड़ा रिफ्ट है। आप कोर्ट जाके देखिए, रोज टूटने और दरकने की कहानी है। परिवार सिमट गया है। अब तो यह है कि मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, हम दोनों के बच्चे से झगड़ा करते हैं। दादा-दादी बाहर हुए, माता-पिता बाहर हुए, अब पति-पत्नी अलग हो गए। अब जो नया जो सीरियल पैदा हो रहा है, पत्नी भी बच्चा बाँट के लाई, पति भी बच्चा बाँट के लाया, फिर दोनों से बच्चा हुआ, कहा मेरे बच्चे, तुम्हारे बच्चे, हम दोनों के बच्चे से झगड़ा करते हैं। यह जो पूरी मनुष्यता एक भीड़ में कन्वर्ट हो रही है, एक लेखिका के नाते, सुनील क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं? जी। देखिए जो नर्चर हुआ है, इसकी जड़ें नर्चर पहले जो स्त्रियां थी, घर परिवार से बंधी थी, अपने ढंग से वो अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों की कंडीशनिंग ऐसी थी उनकी कि वो घर में रहेंगी, बाहर नहीं जाएंगी, आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं थी। जब से आर्थिक स्वतंत्रता और आधुनिकीकरण हुआ है, उसके बाद जो परिवर्तन आया है, उसमें सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ है कि स्त्री जब आर्थिक रूप से सबल हुई है, तो कहीं ना कहीं वो आंतरिक मूल्यों का संतुलन गड़बड़ाया है। जो हमारी परंपरा से संतुलन चला आ रहा था, स्त्रैण बातों का, जो स्त्रैण गुण थे, उसका जो संतुलन है, उसको संभालने में कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही हैं, आज भी आ रही हैं, क्योंकि उसका कार्य क्षेत्र बड़ा है। स्त्री का कार्य क्षेत्र बढ़ चुका है, घर के बाहर भी उसकी सक्रियता पुरुष के बराबर है, और लौट कर आने पर घर में लेकिन उसकी सक्रियता, उसकी जिम्मेदारी पुरुष से कहीं ज्यादा है। तो मैं अभी श्रद्धा जी, मैं आ रहा हूँ, संगीता जी, फिर मैं लौट के आ रहा हूँ। संगीता जी, आप कला और खास करके प्रशासनिक अधिकारी रही हैं। अभी प्रियंका बोल रही थी कि हमको एडमिनिस्ट्रेशन में जो है ना, लगता है कि मैं एक जो रंगचंडिका और तलवार वाली जो स्त्रियां हैं, हम जब कोई एडमिन करते हैं, किसी को ऑर्डर देते हैं, तो लगता है कि लड़की है, अब क्या ऑर्डर देगी, दूसरे सवाल। लेकिन वो संगीता तो प्रशासनिक पदाधिकारी रही हैं, उनके मातहत तो इतने लोग जो है ऑर्डर पालन करने वाले। आपको ऑर्डर देने वक्त में जब आप आदेश देती होंगी, हरकाती होंगी अपने नीचे के अफसर को, या वो जेंट्स रहे होंगे, तो आपको लगता होगा कि अब संगीता मजबूत हो गई है, मैं किसी को हरका सकती हूँ, डरा सकती हूँ। अब यही आप चाहते हैं कि सारी स्त्रियां ऐसी ही डराने वाली होगी या प्रेम करने वाली होगी? एक कलाकार संगीता से मैं जानना चाहता हूँ, आखिर सशक्त स्त्री के मायने क्या? जी। ऐसा है कि जी, बिना किसी लाग लपेट के बात करने की मेरी आदत है। मैं ये कह रही हूँ कि एक ही स्त्री को आप केवल एक ढांचे में नहीं बांध सकते। एक स्त्री एक बड़ी अफसर भी हो सकती है, एक कवि भी हो सकती है, कलाकार भी हो सकती है, और ये मैंने साबित किया है कि अगर अफसर में अच्छी थी तो कवि भी खराब नहीं हूँ और कलाकार भी खराब नहीं हूँ। तो एक औरत के भी बहुत सारे आयाम हो सकते हैं। आप यहाँ बैठकर बातचीत कर रहे हैं, घर में जाके शायद आप नरम दिल हो और अपनी पत्नी या अपनी बहन या अपने माँ के साथ पूछे कि कोई काम हो तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, तो उससे आप छोटे नहीं हो जाएंगे। या मैं घर में आके अपनी अफसरी ना दिखाऊं और अपने बेटे के लिए खाना बनाऊं या अपने लिए भी खाना बनाऊं या कुछ भी करूं। हर व्यक्ति के बहुत सारे आयाम होते हैं, और स्त्री के आयाम तो पुरुषों से भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि उसको मल्टीटास्कर होना पड़ता है। हर औरत में एक जो बहुत बड़ी खूबी है, जो आदमियों से भी ज्यादा मुझे बेहतर लगती है, वो है मल्टीटास्किंग। मैं इस चीज के पर बिल्कुल बाजार के बारे में बात नहीं करूंगी। बाजार का शिकार तो पुरुष भी है, वो भी नंगा खड़ा है अंडरवियर पहन के, वो भी खड़ा है शर्ट उतार के, फिल्मों में भी और फिल्मों के बाहर भी। हर एड में केवल औरत नंगी नहीं खड़ी है, कम कपड़ों में औरत नहीं है, आदमी भी है। अब आजकल की फिल्में देखिए तो मैं स्त्री पुरुष के फर्क में बिल्कुल विश्वास ही नहीं करती हूँ। चलिए हम दोनों अलग ही हैं, मैं तो बस इस चीज की बात करती हूँ कि एक घर में दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए। 2 बच्चे हैं, एक बेटा, एक लड़की और एक लड़का, तो दोनों को समान अवसर मिलना चाहिए माँ बाप की तरफ से, स्कूल में भी, कॉलेज में भी और वर्क प्लेस में भी समान अवसर मिलने चाहिए। मैं तो इस बात की लड़ाई ही नहीं लड़ती हूँ कि हमें एक दूसरे से बराबरी करनी है, कोई स्पर्धा करनी। हम तो आपका हाथ पकड़ के साथ चलना चाहते हैं, उसमें तो आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। जी, बहुत अच्छा। तो जी, जो मैच्योर औरत होगी वो यही कहेगी कि हमें को एग्जिस्ट करना है, पीसफुल को एग्जिस्टेंस ऑफ मेल एंड फीमेल। जब तक हम फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी को बराबर साथ चलने का मौका नहीं देंगे, कोई आपका हमसफर हो तो आपको क्या उससे कोई गुरेज है? नहीं होना चाहिए।
या मुझे भी कोई गुरेज नहीं होना चाहिए, कोई मेरा हमसफर हो तो। यही बात है कि हमें कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, हमें तो चाहिए कि हमें समान अवसर दे दीजिए बस, ताकि हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर देश की सेवा कर सके, समाज की सेवा कर सके, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सके। औरत किसी से भी कुछ भी नहीं मांग रही है, औरत कह रही है कि मुझे भी पढ़ने दो, मुझे भी बड़ा होने दो, मुझे भी स्कूल जाने दो, मुझे कॉलेज जाने दो, मुझे काम करने दो, देश के जीडीपी में कंट्रीब्यूट करने दो। मुझे फक्र इस बात का नहीं है कि मैं बहुत सारी और चलिए ये फक्र भी हो सकता है, मगर ये फक्र मेरे माँ बाप को था कि मेरी लड़की ऐसी है जो भारत में 1% औरतें भी नहीं पहुंची हैं। पर मुझे इसका कोई गर्व नहीं है। जिस दिन भारत की 100% लड़कियां इस जगह पे पहुंचने का हौसला रखेंगी और पहुंचेंगी, वो दिन मेरे लिए सबसे सुंदर दिन होगा। मुझे किसी सवाल में आप नहीं उलझा पाएंगे, क्योंकि बाजारवाद सबके लिए है, हर चीज सबके लिए है। बाजारवाद का शिकार पुरुष भी है, चाहे वो अपनी बहन को देख रहा हो या अपनी स्त्री को देख रहा हो या अपने बेटी को देख रहा हो, खुद भी तो बाजार का हिस्सा है। पूरा संसार, ये पूरी कायनात जो है एक बाजार बनने को तैयार है। पैकेजिंग का हिस्सा सब है। हमें तो ये सवाल ही नहीं उठाना चाहिए कि स्त्री का क्या होगा। स्त्री को बस आप समान अवसर दे दीजिए, शायद वो आपके साथ चलने में फक्र महसूस करेगी। हमें बिल्कुल भी आपसे कोई भी चीज चाहिए ही नहीं, हमें बस अवसर दीजिए, हम करके दिखा देंगे। जी वाह संगीता जी, बहुत मतलब कि ये कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मुझे केवल अवसर की जरूरत है। और प्रियंका ताली बजा 40 साल गवर्नमेंट में काम किया है। यहाँ श्रद्धा, प्रियंका और साधना के से उम्र में बड़ी हूँ, अनुभव में भी बड़ी हूँ, बाल भी देखिए सफेद हो गए, तो ये बातें कह सकती हूँ, है ना। और मुझे फक्र है कि ये सारी औरतें, चाहे वो श्रद्धा हो, प्रियंका हो, साधना हो, सब अपनी जगह बना रही हैं। हम सबको अपने पैर के नीचे, अपने पाँव के नीचे 2 इंच जगह ही चाहिए। हम आपसे कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। संगीता जी, एक प्रश्न आपसे है कि इतना अनुभव और हम लोग के बीच में आप बिल्कुल उम्रदराज नहीं, बिल्कुल उम्रदराज तो मानेंगे ना, आपके भीतर जो अभी भी युत्सा है और जो जिजीविसा है, दोनों तत्व मैं कह रहा हूं कि युत्सा भी है और जिजीविसा भी है। दोनों को देख करके अभी भी संगीता जो है अभी उतनी ही प्रखर है। मैं ये कह रहा हूं कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति में ये देवी पूजन और आरती, महाशक्ति, ये देवी और सब जो पूजन होता है, आप क्या कहती हैं कि पहले आदमी का दर्जा दे दो, देवी बाद में बनाना, पहले आदमी हमको बनने दे दो। अब मैं मुझे 2 मिनट दीजिए। जी पूरा लीजिए। मैं एक कलाकार के तौर पे आजकल शिव के ऊपर काम कर रही हूँ, और मैं कहती हूँ कि मेरे तो सबसे बड़े औरतों के सबसे बड़े जो मतलब सबसे ज्यादा प्रिय देव कोई है तो वो शिव है, क्योंकि शिव को पता था कि स्त्री क्या होती है। आप कोई भी मंत्र उठा लीजिए, स्तोत्र उठा लीजिए, कुछ भी देखिए कैसे शुरू होता है, शिव उवाच। शिव उवाच, शिव बोल रहे हैं, शिव बात कर रहे हैं, तो किससे कर रहे हैं भाई? पार्वती से, क्योंकि वो पार्वती को अपने बराबर का समझते हैं। यही भाव सबको लाना चाहिए कि हम सब बराबर हैं। मैं तो इंसान की क्या, मैं तो कहती हूँ कि प्लांट और ऑर्गेनिक वर्ल्ड जो है उन सब में भी सबका, उनका, ये कायनात हमारी केवल नहीं है, उनकी भी है। तो शिव उवाच, जब वो पार्वती से बात करते हैं, हर चीज वो उनसे शेयर कर रहे हैं। पार्वती उनकी बायोलॉजिकल वाइफ नहीं है, उनकी कंपेनियन है, उनकी दोस्त है, उनके हमसफर है, हम कदम है, हम नवा है, तभी वो उनसे सब कुछ शेयर कर रहा है। तो लेकिन संगीता जी ये बताइए कि आप विष्णु जी इतने ताकतवर हैं, लक्ष्मी जी पौए दबाती हुई नजर आती हैं, और सबको जितनी भी देवियां हैं वो देवता जब पौए दबाती है, कभी उनको पंखा झेलते हुए किसी देव को मैंने नहीं देखा है। सारी लक्ष्मी जी है तो पैर दबा रही विष्णु जी के। ये तो आप अपने आप से पूछिए, अरविंद पूछे, हम लोग क्या बताएंगे? अरविंद नहीं, हम देखना चाहते हैं कि आखिर तो उसका पैर भी दबा देते हैं, कोई बात नहीं है। हमारे लिए ये पैर दबा, हमारे लिए ये ईगो का या अहम का हिस्सा ही नहीं है जी। पैर दबाने से हम छोटे नहीं और बड़े हो जाएंगे। अच्छा, पैर दबाने से लक्ष्मी छोटी नहीं हो जाती हैं। किसी भी युग में
जब भी कोई समस्या आई है, किसी राक्षस को जी। आप तो मार पाते नहीं है, जी फिर आपको एक देवी खोज के लानी पड़ती है कि आओ सब उसका दुर्गा संहार करो। तो बताइए दुर्गा कि काली को आपको खोजना शक्ति, पड़ता है। जी हाँ, किसी भी स्त्री में वो लक्षण सारे होते ही हैं, इनबिल्ट हैं। जी जब आदमी कमजोर पड़ जाता है तो औरत उसको ताने नहीं देती है, उसका हाथ पकड़ के कहती है तुम चलो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही जज्बा जी पुरुषों को अपने अंदर पैदा करना है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं सब कुछ कर लूंगा, मैं दुनिया जीत लूंगा। वैसे ही स्त्री भी कहना चाहती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं दुनिया जीत के तुम्हारे कदमों पे लाके रख दूंगी। लड़ाई तो कहीं है ही नहीं। संगीता जी, सशक्तिकरण, अब सवाल पर आज इम्पावर्ड कैसे करेंगी? इम्पावर्ड का मतलब उसका कोई सगुण रूप होगा, एक तो एकेडमिक, कैसे इम्पावरमेंट होगा? मैं तो जी एकेडमिक बात नहीं इम्पावरमेंट। करूंगी, मैं ग्राउंड लेवल पे 3 मोटी बातें कहना चाहती हूँ। शायद मैं और उस थोड़ा सा प्रियंका और थोड़ा श्रद्धा का 1-1 मिनट ले लूंगी। ऐसा है, मैं ऐसे कैसे बनी? मैं तो ये अपने अपने अपना ही उदाहरण दे सकती हूँ। मेरे पिता कहते थे कि मेरे लिए सारे बच्चे बराबर हैं, और उन्होंने उससे ज्यादा करके भी दिखाया कि बराबर ही थे हम लोग। उन्होंने कहा कि हमारे सारे बच्चे पढ़ेंगे, और सारी अपने लड़कियों से कहा, मैं अपने माँ बाप की तीसरी लड़की हूँ। मुझे कभी उन्होंने फील नहीं होने दिया कि मैं उनकी तीसरी लड़की हूँ। पता नहीं कितना बड़ा स्टिग्मा ये समाज में रहा हुआ करता था कि तीसरी लड़की पैदा हो गई। मैं जितनी पैम्पर्ड थी कोई नहीं था। मैं ये बता रही हूँ कि मैं इसलिए इतने आगे बढ़ पाई क्योंकि शिक्षा का समान अवसर हमें मिला। हम उसी स्कूल में पढ़ने गए जहाँ मेरा भाई पढ़ता था। मुझे अच्छी शिक्षा दी गई और ये बताया गया कि तुम्हें देश के लिए कुछ करना है। आपको ये संस्कार अपने बच्चे में डालना होगा, ये कहना होगा कि तुम इक्वली केपेबल हो, पढ़ो और कुछ करके, इसलिए नहीं कि तुम्हें एक अच्छी शादी करनी है, इसलिए करो, अपने लिए करो, अपने समाज के लिए करो, अपने परिवार के लिए करो, अपने देश के लिए करो। मैं हर औरतों के फोरम पे जाके पूछती हूँ कि हाथ उठा के बताओ कितनी बार तुमने देश के बारे में सोचा है, अपना घर, अपना बेटा, अपना परिवार, अपना समाज। उसके आगे कोई औरत जिस दिन ये सोचने लगी कि इस देश के जीडीपी में मेरा क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है, और वर्ल्ड बैंक ये कहता है इतना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहाँ से आ रहा है? क्योंकि उन्होंने कहा कि आपके देश में औरतों को समान अवसर नहीं मिलते हैं काम करने के लिए, इसलिए आपका जीडीपी उतना अच्छा नहीं है। अगर आप डेवलप्ड कंट्री बनना चाहते हैं तो औरतों से भी उतना। आप क्या समझते हैं कि बाहर जाकर ही घर काम होता है? घर में जो औरत काम करती है, घरेलू औरत है, घर की स्त्री है, उसके वर्क को क्वांटिफाई ही नहीं किया जाता है। जाइए और इंग्लैंड में किसी औरत से इतना काम कराइए, कितना पैसा मांगा जाएगा। हमारे देश में उसका क्वांटिफिकेशन नहीं हुआ है। इसका मतलब नहीं कि घर में रहने वाली औरत काम नहीं कर रही है, जो पर्दे में है वो काम नहीं कर रही। उसका हुनर देखिए, उसका क्राफ्ट देखिए, उसका स्किल देखिए। घर बैठे ही तो बहुत कुछ कर सकती है। और जहां तक आप बताइए कि बाहर निकल के किसी औरत ने तो किसी आदमी के कपड़े नहीं फाड़े, किसी का रेप नहीं किया। जहां दोष है वहां पर निगाह डालनी चाहिए और सोचना चाहिए कि औरतों के ही कपड़े क्यों फटते हैं, उसी को क्यों निवस्त किया जाता है, आदमियों को क्यों नहीं किया जाता। ये तो आपकी मेंटेलिटी चेंज करनी चाहिए। मैं किसी को दोष नहीं दे रही हूँ। शायद मैं अपने बेटे को ये, अगर मैं समझती हूँ कि मैं एक अच्छी माँ हूं तो मेरा बेटा औरत की इज्जत करेगा, तभी मैं एक अच्छी माँ हूं, नहीं तो मैं अच्छी माँ नहीं हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। मैं थोड़ा तो टिप्पणी के लिए मैं श्रद्धा के पास में आना चाहता हूँ। श्रद्धा जी, ये रास्ता कहाँ से निकल रहा है? भारत की संस्कृति, यह महाभारत, रामायण, उपनिषद, वेद, तमाम प्रकार के जो थॉट प्रोसेस है, स्त्री मुक्ति का मुकम्मल रास्ता यहां से होके निकलेगा, या फिर यूरोसेंट्रिक स्कूल ऑफ थॉट है, या सबाल्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है, या फिर मार्क्स स्कूल ऑफ थॉट है? आपका जो श्रद्धा का जो स्त्री सशक्तिकरण का जो अभियान है, उसका मार्ग वेद, उपनिषद, रामचरितमानस और भारतीय परंपरा से होकर गुजरेगा या यूरोप होकर किधर आएगा? कैसे देखती है श्रद्धा जी? उपनिषद की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं आपकी बात से। जी। यद्ध्यायति तदीक्षति, यदीक्षति तत्करोति, यत् करोति तद्भवति। सबसे पहले जो ध्यान का बिंदु है, स्त्री जब स्कूल जाती है या जन्म लेती है, वहां से जब उसका नर्चर शुरू होता है तो उसमें उसका सबसे पहले ध्यान कहाँ दिलवाया जाता है, कहाँ उसको नर्चर में समझाया जाता है कि वो क्या सोचे, क्या देखे, क्या ध्यान किस चीज पर जाए उसका,
तो यद्यायति जहाँ सबसे पहले उसका जन्म हुआ, उसको क्या ध्यान आकर्षित हुआ उसका, वहां से उसका नर्चर शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले जब उसको जो शिक्षक मिलते हैं, स्कूलों में जो शिक्षा दी जाती है, में उसको उसकी अपनी अस्मिता और उसके अपने स्वविवेक और उसका जो अस्तित्व है, उसके सबल होने का एहसास उसको उसके वरिष्ठ जन करवा पाते हैं। ऐसी शिक्षा प्रणाली है, ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं कि सबसे पहले स्त्री को उसके स्त्रैण को, उसकी शक्ति को, उसकी सबला होने को, उसके स्वयं के संबल को, उसके स्वाभिमान को जागृत करने वाली शिक्षा दी जाती है। क्या स्कूलों में जब प्राथमिकता से जब उसकी नर्चरिंग शुरू होती है, तो उसको जो जिन हाथों में वो जाती है, जिस जगह उसका पालन पोषण, जिसका उसका डेवलपमेंट जहां से होता है, जब स्कूल जाती है, पाठशाला में जो शिक्षक होते हैं, क्या वो इतने समर्थ होते हैं कि उसका निर्माण, उसका नर्चर उस तरह से कर सके? वहां से रूट से हमको पकड़ना होगा उस चीज को। उसके बाद स्कूल से जब वो महाविद्यालय छोटे गांव से, कस्बों से, जगह जगह से आती है, तो उनको जब ध्यान केंद्र ही इतना मजबूत होगा, जब वो स्व केंद्रित होकर अपने आप में सबल होकर के सोचने समझने की क्षमता विकसित करेंगे, धीरे धीरे फिर जब वो बहिर्मुखी होकर बाहर की दुनिया को देखेंगी, तो उनका स्व इतना मजबूत होगा कि वो बहक नहीं सकती, भटक नहीं सकती। और जितनी बातें अभी हुई है बाजारवाद की, बहकने की, पाश्चात्यकरण की, वो कहीं नहीं भटकेगी। अभी देखिए आप, संगीता जी ने क्या कहा, कही ना कि मुझे बचपन से नर्चर ही ऐसा मिला है। अल्टीमेट उन्होंने माना उस बात को। तो ध्यान का जो बिंदु था, यद्यायति तदीक्षति, यदीक्षति तत्करोति, यत्करोति तद्भवति, ये तो 5000 वर्ष पहले कह दिया गया है। काहे को पाश्चात्य से जाना, काहे को समझने के लिए कहीं भटकना, ये तो 5000 वर्षों पहले से हमारी समृद्ध परंपरा में कह दिया गया है कि मनुष्य का चेतना सबसे पहले जहाँ ध्यान जाता है वहीं से विकसित होता है, फिर आगे वही इच्छाएं, फिर उसके बाद वैसे ही वो कर्म करता है और वैसे ही उसका निर्मिति हो जाती है। तो स्त्री का जो विकास क्रम है, फिर जैसे वो चकाचौंध में, आप देखिए आज शराब पीना, सिगरेट पीना, आधुनिक कपड़ों को पहनना, और उसको जो आधुनिकीकरण, उसको जो सशक्तिकरण, समानता का व्यवहार समझ रही है स्त्री, कहीं ना कहीं वो भ्रमित तो है, तभी तो समझ रही है ना ऐसा। वो मूलतः उसको जो मूल में जो उसका नर्चर है, वहां से अगर चीजों को सही तरीके से समझा जाएगा, तभी हमें अभी जो इतना प्रभावी, और पूरी तरह से मैं सहमत हूँ संगीता जी ने जो कहा, ऐसी चीजें हमें सुनने को मिली। लेकिन देखिए जवाब उन्होंने ही दिया है, मैं यही कहना चाहती हूँ, उन्होंने पहले ही कह दिया कि बचपन से ही हमको उस तरह से, तो जब तक आप नर्चर सही ढंग से नहीं होगा, और उसके लिए पाश्चात्यकरण नहीं है, स्त्री पूर्णतः विकसित होने के बाद, पूरी सशक्त होने के बाद भी उस संतुलन को आज न खो दे कि वो उन चीजों को भूल जाए जो उसे भारतीय स्त्री की गौरवमयी, ग्रेसफुल एक जो स्त्री बनाते हैं। वो संतुलन बिगड़ा हुआ दिखता है। आपकी बातों में जो चिंता जाहिर हुई, आपकी बातों में जो चीजें समझ में आई, वो चिंतन और चुनौती में चुनौती यही है, चिंतन ये करने के बाद चुनौती यही है कि वो जो संतुलन बिगड़ रहा है, चिंतन इस चीज का करना है कि वो संतुलन, और चुनौती इस बात की उठाने की वो संतुलन ना बिगड़े कहीं से, कि हम विकसित हैं। मैंने शुरू में भी आपसे पहले राउंड में भी यही कहा था कि स्त्री को मुक्त होना नहीं है, वो मुक्त है। ये बुलावा दिया गया है कि उसको सशक्त होना है, वो सशक्त होना नहीं है, वो सशक्त है, वो सशक्त है, वो मुक्त है, होना कुछ नहीं है। वो लेयर्स और जो नर्चर गलत ढंग से हो गया है, वो हवा जो फैला दी गई है, जो भ्रम का एक माहौल फैला दिया गया है, उससे जो स्त्री भ्रमित, बच्चियां खासतौर से जो उठती हुई बच्चियां हैं, वो जो भ्रमित हुई हैं, और आर्थिक स्वतंत्रता पाने के बाद भी देखिए आपको कई जगह मिलेगा कि संतुलन, बहुत सुंदर संतुलन है, स्त्री आर्थिक स्वतंत्र होने के बाद भी उस सारी चीजों को लेकर चल रही है, घर नहीं टूट रहा है। लेकिन चिंतन और चुनौती, चैलेंज भी वही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आर्थिक स्वतंत्रता और विकसित होने से पूरा घर चौपट हो रहा है, परिवार बिखर रहे हैं, रिश्ते खत्म हो रहे हैं, प्रेम खत्म हो रहा है, क्योंकि स्त्री ही प्रेम सिखलाती है, सहचरी है वो, और वो प्रेम सिखलाने का जो पहला प्रेम समझने की क्षमता पुरुष में आती है, वो स्त्री से ही उसे आती है, अपनी माँ से। तो वो जो संतुलन, आज वो जो संतुलन बिगड़े ना, यही चैलेंज है, चिंतन और चुनौती। तो चिंतन यही है और चुनौती भी यही है कि वो पूर्ण विकसित होने के बाद, पूर्णतः विकसित, बाजार करके कपड़े उतारना, ये इतनी नीची छोटी बातें आती ही कैसे दिमाग में है, ये
है कि कुछ षड्यंत्र है, ये जिसका सत्य से कोई तारतम्य नहीं। कोई भी स्त्री अपने मूल में जाकर खड़ी होती है तो ना तो वो अबला है, ना वो कहीं से बंधी हुई है, वो एक स्वतंत्र चेता है, स्वतंत्र है पूर्णतः। उसके सामने चुनौती ये है कि पूरे संसार में जो आधुनिकीकरण, पाश्चात्यकरण के साथ जो जुड़ करके जो पूरा विकास हुआ है, उसमें मूल्य जो है वो कहीं से कैसे भी उनका शरण ना हो, मूल्य और विकास का संतुलन बना रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुधा जी। मैं अब चलते चलते मेरे पास में 5 मिनट का समय और शेष है, और इसी में जो है हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। प्रियंका जी, घर में बिग बॉस का सीरियल चल रहा है, स्त्री मुक्ति और पुरुष मुक्ति के बहुत सुंदर सुंदर दृश्य सामने हैं। प्रेमचंद की कहानी हम लोग बड़े घर की बेटी पढ़ते थे, अब बड़े घर की बेटी अब बिग बॉस में जा रही है। प्रेमचंद अभी होते तो लिखते बिग बॉस की बेटी, लेकिन उसने बहुत पहले प्रेमचंद लिखा कि बड़े घर की बेटी। लगता क्या है कि जो श्रद्धा जी बात कर रही हैं कि अब जो बिग बॉस के घर से जो बेटियां निकल रही है मेडल लेकर के, वह कितना आवश्यक है, कितना गैर जरूरी है, जरूरी है। एक छोटा प्रश्न टिप्पणी कर दीजिएगा। दूसरी बात है, यह जो सौंदर्य की परिभाषा है प्रियंका जी, कि जो गोरी है वही सुंदर है, जो फेयर है वही लवली है, लेकिन जो पत्थर तोड़ती स्त्रियां है, जो ईंटा ढो करके ईमानदारी से मेहनत कर रही है, जिसके पास धूल धूसरित चेहरा है, खेतों में काम करती है, धान बोती है, कीचड़ से उसका चेहरा सना हुआ है, वहां जो सौंदर्य पैदा हो रहा है, आप उस सौंदर्य की डकैती करके आप यहां ले आए हैं, और आप कहती हैं कि जो फेयर है वही लवली है। क्या ये जो खेत में मजदूरन है, जो पसीना से लथपथ है, क्या उस अगली को भी आप ब्यूटी कहने की स्थिति में हैं, या फिर जो फेयर है वही लवली बनी रहेगी? जी प्रियंका जी। देखिए, फिर से वही प्रश्न है कि ये तो बाजार की बात है कि जब एक किसी का ऐड बनाया जाएगा तो फेयर एंड लवली इस्तेमाल करते जाएगा। मतलब इसमें कोई बात ही नहीं है कि वो औरत जो खेत में काम कर रही है वो खूबसूरत है या नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। वो उसकी मेहनत के लिए खूबसूरत है, वो जो वो काम कर रही है वो उसके लिए खूबसूरत है। ये हमारे दृष्टिकोण की बात है कि हम किसमें, और कहते भी है ना कि खूबसूरती उसमें नहीं है जो सामने आपको दिखाई दे रहा है, कौन उसे देख रहा है वो खूबसूरती है। वो जो आंख उसे देखती है वो खूबसूरत होती है। तो और रही बिग बॉस की बात, मैं बिग बॉस नहीं देखती हूँ। ये प्रश्न, इस तरह के प्रश्न मुझसे ही पूछे जा रहे हैं क्योंकि मैं नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन कर रही हूँ घर में बिग इस बॉस तरह चल से। रहा है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए चल रहा है जो इस तरह की चीजें कंज्यूम करना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं। मैं इस तरह के बाजार में हूं ही नहीं, मुझे नहीं मालूम। मतलब हो सकता है कि लोग देख रहे हो और ये बहुत चलता हो और लोगों को मजा आता हो दूसरों की जिंदगी में क्या उफान है और वो क्या गंदगी एक दूसरे के ऊपर फैला रहे हैं, वो कीचड़ देखने में, दलदल में जाके उनको बड़ा अच्छा लगता हो। मुझे इसमें कोई संतुष्टि नहीं आती। मैं क्या करूंगी दूसरे का जीवन देख के? हम कोशिश करें कि जिस जीवन में हम रह रहे हैं हमारे आसपास जो है उसमें कुछ बेहतर कर सके। हाँ, आप जी साधना, आप कुछ कहना चाहती हैं? समय शेष हो रहा है जी। हाँ, सिर्फ मैं यही कंक्लूड करना चाहूंगी कि फीमेल को नारी सशक्तिकरण जो है ये सिर्फ पुरुषों को छोटा नहीं, पुरुषों के विरोध में नहीं है ये। और ये ऐसा नहीं है कि जो उसकी समानताएं हैं फीमेल्स को लेके, जो समानताएं नहीं मिल पा रही हैं उसमें सिर्फ पुरुष का ही योगदान है। उसमें मैं देखती हूँ, घरों में भी देखती हूँ, ऑफिसेज में भी देखती हूँ, आसपास भी देखती हूँ, उसमें फीमेल का भी योगदान उतना ही है। वो एडमिनिस्ट्रेशन में अगर फीमेल्स बैठी हैं वो भी फीमेल को सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, या फिर जो जेंट्स हैं उनके ज्यादा सहयोगी हैं ये उनके पास रीजन होते हैं, या फिर कोई और भी कारण है। और उससे उनके लिए एक फीमेल के आत्मसम्मान की बातें इतनी बड़ी बात नहीं होती है उनके लिए। एक तरह से वो फीमेल्स को सपोर्ट नहीं करती है, एक फीमेल होने के नाते भी और सारी चीजों को जानते हुए भी। ये नारी सशक्तिकरण का मतलब मेरे लिए कोई इच्छा नहीं है, नारी सशक्तिकरण का मतलब मेरे लिए एक संकल्प है। जी जी, मैं इसी में एक चीज ऐड करना चाहूंगी। आप सबको समय दे रहे हैं, मुझे भी 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, हम ये जो बात कर रहे हैं ना कि ये जो पूरी जो चर्चा है, जो विमर्श है, वो स्त्री या पुरुष का नहीं है। इसमें या स्त्री या पुरुष ऐसा नहीं है, स्त्री और पुरुष का प्रश्न है हमारे साथ। तो
और ये हम किसी पुरुष के प्रति हमारी कोई ऐसी भावना नहीं है, ये पुरुषवादी जो सोच है, इस सोच के प्रति कुछ हमारे अंदर ऐसा हो सकता है कि ये जो सोच है इसको बदलने की दयालु है, आपके भीतर पुरुषों के प्रति दया भाव है, यह देख करके बहुत अच्छा लगा। नहीं तो बहुत पुरुष, बहुत प्रताड़ित पुरुष वही बहुत है, आपने दया दिखा दी, कहने की बात है बस। जी जी जी। और संगीता जी, संगीता जी आपके पास भी, संगीता जी कुछ बोल रही थी अब जी। मैं कह रही थी कि ये 4 औरतें हैं तो 1 मिनट मुझे भी मिलना चाहिए। मैं ये कह रही थी, मैं इसको अपने तरीके से सम अप करना चाहती हूँ। औरत औरत के विरोध में नहीं खड़ी है, पुरुष भी उसके विरोध में नहीं खड़ा है। ये एक सारी समस्या एक माइंड सेट की है। जब एक अच्छे माँ बाप होंगे, मैं एक किताब लिखना चाहती हूँ, पता नहीं कब लिख पाऊंगी, कि अगर अच्छी पेरेंटिंग होगी तो वो लड़का हो या लड़की हो, वो एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनेगा, एक अच्छा इंसान बनेगा, एक अच्छा सिटीजन बनेगा। बहुत बेसिक बुनियाद घर से होती है। पहला गुरु घर में ही होता है, माता पिता हमारे गुरु होते हैं। अगर वो हमें ये समझा दें और करके दिखा दें कि मेरा बेटा और मेरी बेटी, मेरे भाई बहन सब बराबर हैं और उनको बराबर अवसर दे, तो वो बच्चा अपने आप ही, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, मेरे भाई कभी सोच ही नहीं सकता कि मैं उससे ज्यादा क्या कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि उसको मालूम है कि उसको भी वही अवसर मिले हैं, वही सब कुछ हुआ है। तो ये घर से शुरुआत होती है। मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर अच्छी पेरेंटिंग होगी तो हम अच्छे नागरिक बनाएंगे, अच्छे इंसान बनाएंगे और वही समाज में एक हेल्दी माइंडसेट लेकर आएंगे। हमें यही तो ग्लास सीलिंग तोड़ना है। सबसे बड़ा ग्लास सीलिंग तो ये है कि हम हर समय ये सोचते हैं कि औरतों को बराबर का दर्जा देना। अरे आप बराबर का अवसर दे दीजिए, उनको घर में बराबर इक्वल ट्रीट कीजिए, खाने से लेकर, पीने से लेकर, पढ़ने से लेकर स्कूल की फीस तक, दोनों को अच्छे स्कूल में पढ़ाइए। अगर अच्छी एजुकेशन मुझे मिली थी तो ही मैं कुछ कर पाई, और उसका पूरा कंट्रीब्यूशन मेरे दोनों पेरेंट्स को जाता है। अच्छा एजुकेशन, घर में अच्छी परवरिश, अच्छा वातावरण होगा तो हर लड़की संगीता गुप्ता से भी आगे जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद। अच्छा, मैं अब तो श्रद्धा जी कुछ आपको कहना है जी। ये तो नर्चर की बात हुई। नर्चर तो बहुत इम्पोर्टेंट है ही, और मूलतः स्त्री, मैंने कहा ना, स्वतंत्र है, समान है, ह्यूमन बीइंग है, मनुष्य है। अभी जितनी कविताएं लिखी जा रही है वो स्त्री मनुष्य समझी जाए। मेरी भी कई कविताएं हैं। एक बात जो आगे की बोलना है कि अगर स्त्री सशक्तिकरण की बात होती है तो इसका मतलब पुरुष कमजोर हो गया या सारी शिकायत पुरुष से ही हो, ऐसा नहीं है। भाई नाराज ना होइए, मेरे साथ कहा जाता है ये तो स्त्री विरोधी कविताएं लिखती है, मेरे पर आरोप लगे हैं, वरिष्ठ पुरुषों ने लगाए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ स्त्री पुरुष विरोधी कविताएं लिखती है श्रद्धा जी। नहीं, स्त्री अगर अपने सशक्त होने की बात करती तो आप कमजोर क्यों हो जाते हैं? जी 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 जी। लेकिन अपने सशक्त होने के लिए अपनी तकलीफें मिटाना चाहती हूँ, मेरे सशक्त होने से आप कमजोर क्यों महसूस करते हैं? थोड़ा ये प्रश्न सोचने की बात है। स्त्री अगर सशक्त होने की बात करती है तो अचानक से शक्ति में पुरुष क्यों आता है? ये जरा पुरुष सोचे अपने आप में। उस साम्राज्य, जो मर्दों का साम्राज्यवाद है श्रद्धा जी, जो जवाब आपको मिल जाएगा, जवाब आपको मिल जाएगा कि पुरुष प्रतिनिधित्व कर रहा है हर जगह पुरुष प्रतिनिधित्व कर रहा है, चाहे वो घर में हो, चाहे वो बाहर हो। एक 10 साल की लड़की, एक 20 साल की लड़की के साथ 10 साल के भाई को भेज दिया जाता है कि चल भैया के साथ जा, अकेली मत जा। अब वो 10 साल का लड़का क्या करेगा? वो 20 साल की लड़की नहीं खड़ी होके बोल सकती कुछ। तो ये जो समझाया जाता है कि ये पुरुष प्रतिनिधि है तुम्हारा, और पुरुष का नर्चर गलत होता है। संगीता जी, एक इंडिविजुअल बात हो गई कि उनका भाई ऐसा होगा, उनका पुत्र होगा, ऐसी कई सारी संगीताएं क्यों नहीं बन पाती? ऐसी लोग कम क्यों है? इतनी ऐसी स्त्रियां कम क्यों है? जितनी भी स्त्रियां जो हम देखकर प्रभावित होते हैं, वैसी मुट्ठी भर स्त्रियां हैं। उससे देश नहीं बदलेगा, उससे संसार नहीं सुधरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रद्धा जी। आप कुछ बोलो जी। अरविंद जी, अभी श्रद्धा जी ने अपनी ताकत दिखाई है कि हम ताकतवर, अपने घर में ताला लगाने का मतलब दूसरे घर में डकैती करना नहीं होता है, लेकिन ताला का मतलब है कि कोई लोग शोषण करने वाले लोग हैं, ताला यह भी संकेत देता है। तो आप अरविंद जी, आप अल्पसंख्यक हैं अभी, तो आप पावर महसूस कर रहे हैं, बताएं।
सर ऐसा है कि बहुत ही सुंदर ये जो संवाद का सत्र रहा, बहुत ही शानदार रहा और सारे वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टियों को रेखांकित किया। संगीता ने बहुत ही सुंदर बात कही कि सवाल सशक्तिकरण का नहीं, सवाल है समानता और अवसर की उपलब्धता का। ये मुख्य बात है और सच बात है कि यही इसी का विस्तार जो है श्रद्धा जी ने भी दिया अपने शब्दों में। साधना ने बहुत अच्छी बात कही कि स्त्रियों के लिए जो आत्मसम्मान एक बहुत बड़ा विषय है, घर पे भी है, समाज में भी है और जो कार्यस्थल है वहां पे भी है। उसकी सुरक्षा पुरुषों के द्वारा तो हो ही, और स्त्रियां भी उसका सम्मान करें तो एक बेहतर और एक सार्थक जो दिशा है वो बन सकती है। और सुंदर जो बातें हैं प्रियंका शर्मा ने कही, क्योंकि इनका अनुभव है और बहुत नजदीक से बहुत सारी चीजों को उन्होंने देखा है और जो आधुनिक बोध है स्त्री विमर्श का, उसको ये बार बार रेखांकित करती रही और मुझे लगा कि बहुत ही सुंदर बात है। मुझे लगता है कि इसका भी सम्मान है, होना ही चाहिए। इसलिए नहीं कि ये कोई विमर्श का मामला है, सच बात है कि जीवन शैली का ये भाग है। रही बात मेरी बात, तो आपने बाबा विजेंद्र जी ने जो अभी क्वेश्चन उठाया था विष्णु लक्ष्मी का, और संगीता जी ने जो शिव और शक्ति के संदर्भ में जो बात कही थी, मुझे लगा कि बड़ी सुंदर ये प्रसंग है। उसमें मैं बिल्कुल संक्षेप में एक विचार रखना चाहता हूं। दरअसल क्या है कि जो भारतीय दृष्टि है स्त्री विमर्श का, वो भेद की दृष्टि कभी रही ही नहीं। बर्ट्रैंड रसेल कहते हैं कि सारी जो समस्याएं हैं दुनिया में वो भाषा और शब्द की है। जैसे ही भाषा और शब्द का इजाद हुआ, सारी अवधारणाएं जो है वो विभाजित हो गई, विभक्त हो गई और हम पाश्चात्य भारतीय पूर्व और पश्चिम के संघर्ष में लड़ने लगे और या उसमें हम उतर गए। दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ शिव और शक्ति, सच बात है जैसे संगीता जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे यहाँ जो मनुष्यता का जो पूर्ण रूप है वो अर्धनारीश्वर का रूप है ना। हमने समन्वयवादी दृष्टि हमारी रही है, भारतीय संस्कृति के मूल में समन्वय है, प्रकृति को ही हम संतुलन कहते हैं। तो दरअसल जब तक से संतुलन नहीं होगा, एक सम्यक दृष्टि हम नहीं वो करेंगे, स्थापित करेंगे अपने सारे विचारों में, तब तक से कोई भी ज्ञान अपना विस्तार, अपना धरातल नहीं कर सकता है। दूसरी चीज रही बात की जब हम देखिए अब रूपकों की बात करते हैं, जो पौराणिक रूपक जो कि कलाकार संरचनात्मक लोग हैं, देखिए 3 तल है सर मेरी समझ से जीवन के। पहला तल होता है जिसमें हम कहते हैं क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी, सारे लोग क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी से जूझते रहते हैं। दूसरा होता है पर्पस ऑफ एसोसिएशन और तीसरा होता है विजडम ऑफ लाइफ। दरअसल जब हम ब्रह्मा और सरस्वती की बात करते हैं तो वहां पे पुरुष और स्त्री की सृजन प्रक्रिया की बात होती है, वो ज्ञान तत्व है, वो क्वेश्चन ऑफ आइडेंटिटी का तल है। वहां पे कोई भेद नहीं है ब्रह्मा सरस्वती में। ब्रह्मा एक पुरुष तत्व है या ईश्वर तत्व है और उनकी शक्ति ही सरस्वती है। जब तक से कोई अभिव्यक्ति नहीं होती है तब तक से हमें किसी भी पुरुष को ये पता नहीं चलेगा कि हम कितने शक्तिशाली हैं। तो दरअसल वो एक रूपक है, सरस्वती भी एक रूपक है। ब्रह्मा की कितनी शक्ति हो सकती है, जब सरस्वती अभिव्यक्त होती है तब ब्रह्मा को पता चलता है। तो दरअसल जीवन के जितने भी प्रश्न स्वयं से लेकर है, पहचान से लेकर है, उसका तल है ब्रह्मा और सरस्वती। पर्पस ऑफ एसोसिएशन, जब हमारे जीवन में सरोकार स्थापित होता है कि पुरुष और स्त्री के होने का अर्थ क्या है, उसके जीवन के केंद्र जब लक्ष्य घटित होता है तो ब्रह्मा विष्णु का रूप लेते हैं और सरस्वती लक्ष्यात्मक लक्ष्मी बन जाती है। और उन दोनों के सुंदर योग से, सम्यक दृष्टि से फिर ये जीवन आगे बढ़ता है और शिव शक्ति का रूप लेता है जो भावतल है। तो ये जो सुंदर जो व्याख्या है, जो रूपकीय विस्तार है हमारे यहाँ कला बोध का और भारतीय चिंतन में जो स्त्री विमर्श को जिस तरीके से रखा गया है, यह साधारण बात है। दिक्कत यह है कि हम उस परंपराओं की जो सम्यक दृष्टि है उसको हम ठीक से नहीं समझते हैं और हम आधुनिक बोध, उत्तर आधुनिक बोध, तो पाश्चात्य दर्शन, तो भारतीय दर्शन, तो अन्य दर्शनों का हमने एक ऐसी खिचड़ी पका रखी है कि सीधी सादी जो जीवन की जो अवधारणाएं हैं वो हमें बहुत अनेक रंगों में बिखरी हुई नजर आती है। सच बात यह है कि किसी भी सशक्तिकरण की किसी को आवश्यकता है ही नहीं। मेरा स्त्री अपने आप एक संपूर्ण अवधारणा है, पुरुष अपने आप में संपूर्ण अवधारणा है। सच बात है जिसको प्रियंका जी ने रेखांकित किया और साधना ने भी किया कि मानसिकता, ये संगीता जी ने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पुरुष केंद्रित जो मानसिकता है, जो एक वर्चस्व की मानसिकता है, वो कभी स्त्री, पाश्चात्य जगत में तो स्त्रियां भी अब वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश कर रही हैं।
ये जो कृत्रिम प्रतिस्पर्धा का दौर है, जो बोध है, उससे हमें मुक्त होना चाहिए। सामंजस्य की बात होनी चाहिए। हमें एक दूसरे को स्वीकार करना चाहिए, समभाव में रहना चाहिए और एक दूसरे को न सिर्फ अवसर, हम सबसे पहले सम्मान दें। सम्मान से समानता उपलब्ध होती है, समानता से स्वतंत्रता का भाव आता है और स्वतंत्रता से ये जीवन सुंदर होता है। और कोई भी विमर्श, चाहे वो आज स्त्री विमर्श हो रहा है, कल पुरुष विमर्श हो या मनुष्य का विमर्श हो, अल्टीमेटली एक सौंदर्य रचना हम सबकी, हम सबका एक नैतिक उत्तरदायित्व है। और मुझे लगता है कि जो भी विमर्श हुआ, जितनी बातें कही गई है, यह मूलतः यही बातें थी। इसी को केंद्र से उठा उठाकर सारे वक्ताओं ने अपने अपनी तरह से उसको रेखांकित करने का प्रयास किया। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मित्रों को। एक बात कहते हुए कि सवाल सामने हैं, हम शुतुरमुर्ग के तरह सर अगर हम झुका भी लेंगे और तूफान मुझे नहीं घेरेगा, ऐसा नहीं है। सवाल है स्लट का, सवाल है एलजीबीटी का, सवाल है पोस्ट मॉडर्निज्म का, सवाल बिखरे पड़े हैं और सवाल है प्रतिक्रिया का भी। ये तमाम प्रकार के सवाल सामने हैं। वे सवाल घर के दहलीज से बाहर निकल करके सड़कों पर सवाल रेंग रहे हैं। और जो नए सांस्कृतिक आक्रमण है, जो कल्चरल इन्वेजन है, मुझे लगता है कि जो भारत को गुलाम बनाने में जो हजारों वर्षों के जो परकीय आक्रमण हुए, विदेशी आक्रांता भारत आए, कुछ बात थी ऐसी कि हस्ती मिटी नहीं हमारी। जो बात था, मैंने थी लगाया शब्द में, जो हस्ती हम बचा के रखे। आज सांस्कृतिक आक्रमण के दौर में हमारी हस्ती डिगती, मिटती, बिखरती नजर आ रही है। और इस सज्जन शक्ति जो आज चौपाल पर बैठी हुई है, इस सज्जन शक्ति को सृजन शक्ति में तब्दील करेंगे, बाहर निकल करके बोलेंगे, अपनी आवाज बुलंद करेंगे। मैं यही कह रहा हूं कि दे रहा है आदमी का दर्द जब आवाज दर दर, अगर आप चुप रही तो सारा जमाना क्या कहेगा। आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी, आपको आगे आकर के बोलना पड़ेगा। आपकी भूमिका अगर विधायक सामने नहीं आएगी तो निषेधात्मक भूमिका समाज को निगल लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का। बने रहिए हमारे साथ में, फिर आपको बुलाएंगे और आपसे ज्ञान भी प्राप्त करेंगे, जो बिखरी हुई समझ वो साझा भी करेंगे। नमस्कार।